स्वागत है आपका नई परख के मंच पर एक बार फिर मेजर जनरल दिलावर सिंह जी। अ, सबसे पहले मेरी तरफ से और नई परख के दर्शकों की तरफ से आपको नए साल की शुभकामनाएं। नया साल बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं आपको भी। का तरक्की के नए अवसर प्रदान करे, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार देश और समाज की सेवा करते रहें। अ, हमेशा हम लोगों के लिए नया साल नई संभावनाएं और नई उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि नया साल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ नए अंदेशे लेकर के आया। कुछ ऐसे अंदेशे जिनके बारे में हम पहले से अनुमान लगा सकते थे और कुछ-कुछ अनुमान हम लोगों को था, लेकिन अब तो अ, उनके संकेत बिल्कुल साफ मिलने लगे हैं। उसी बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जी। अमेरिका के युद्ध मंत्रालय अ, पेंटागन की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में सबसे पहले तो ये जानकारी मिली कि चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्ज़ा करना चाहता है और हमें पता है कि चीन इस तरह की कोशिशों में संलग्न है, पहले से पता है हमें। दूसरे जो दक्षिण एशिया के भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पर अपने प्रभाव का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर अपने फ़ौजी अड्डे बनाकर भारत को फ़ौजी तौर पर घेरना भी चाहता है। दूसरी एक इससे भी ज़्यादा, ये तो खबर बहुत चिंताजनक है ही, दूसरी एक इससे भी ज़्यादा चिंताजनक खबर ये प्राप्त हुई, जो कि अमेरिकी एक थिंक टैंक की रिपोर्ट का भविष्यवाणी ऐसी है, और वो ये है कि 2026 में शायद भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध ही हो जाए। तो उसके ऊपर हम लोगों को चेतावनी प्राप्त हुई है। इधर चीन के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के समय युद्ध विराम कराने में उनकी भी भूमिका रही, उनसे भी कहा गया था कि वो युद्ध विराम कराएँ। हालाँकि विदेश मंत्रालय ने इस बात का खंडन कर दिया है, लेकिन विदेश मंत्रालय का खंडन हमेशा ही अपनी जो अपनी जो विदेश नीति की जो एक पहले से स्थापित उनकी पोज़ीशन है, उस पोज़ीशन को दोहराने के अलावा और कुछ नहीं होता है कि भई भारत और पाकिस्तान का मसला द्विपक्षीय ही है। उसमें किसी तीसरे पक्ष की को हम आमंत्रित नहीं करते। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप और चीन के विदेश मंत्री जैसी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ ये दावा करती हैं, फिर एक विशेष किस्म के खंडन की उम्मीद की जाती है। लेकिन इस मसले पे हम लोग सबसे बाद में चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश पर आए खतरे और भारत का जो फ़ौजी घेराव है, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप अपनी बेशक टिप्पणी करें कि इसके अंदेशे क्या हैं और हम लोगों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसको डिकोड करना हम लोगों के लिए नए साल में बहुत ज़रूरी है। जनरल साहब। जय हिंद, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और सबको नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष सबके लिए अच्छा हो, सभी लोग सेफ रहें, सबसे बड़ी बात यही है। सिक्योरिटी की बात हो रही है तो सेफ्टी पहले है उसके अंदर, हुँ, निहित है तो सब सेफ रहें। सबसे पहले हम, जैसे आपने कहा, हम चलते हैं चीन की तरफ। तो अब हमको सबको ये जानकारी है कि चीन के साथ हमारे संबंध जो हैं 1950 से लेकर अब तक जो है वो एक रेजोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पाए हैं। हमारे कुछ अनरिजॉल्व डिफरेंसेस उनके साथ बने हुए हैं और उसमें हमने 1962 का युद्ध देखा जिसमें कि उन्होंने हमारे पर युद्ध थोपा और थोपने के बाद कुछ एरिया उन्होंने कब्जे में रख लिया, कुछ एरिया खाली करके चले गए। जो खाली करके चले गए उसमें कुछ हिस्सा अरुणाचल का भी है, कुछ हिस्सा सिक्किम वाले जो हिस्सा है उसमें भी है। लेकिन जो अक्साई चिन का इलाका था वो उन्होंने रखा हुआ है और उसमें अभी आगे लगातार अक्साई चिन से लेकर के और अक्साई चिन और हमारा जो लद्दाख का एरिया है वहाँ से लेकर के अरुणाचल तक लगातार हर वर्ष कुछ ना कुछ इनकर्शंस की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। साथ में फिर हमने 67 के अंदर नाथुला के अंदर भी एक्शन देखा जिसमें कि हिंदुस्तान की सेना ने थोड़ा अच्छा काम किया और उसके बाद जो है डोकलाम का एक इशू आया, वो सबको जानकारी है। और उसके बाद गलवान का एक इशू आया और गलवान के इशू के बाद 25 दौर की मिलिट्री की बैठकें हुई जिसमें कि डिसएंगेजमेंट और डी इंडक्शन होना था। उसमें बहुत कम तरक्की या प्रोग्रेस हम कहेंगे हो पाई और ज़्यादातर एरिया जहाँ पर वो लोग हैं वो हैं, कुछ अभी
एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर कि उन्होंने कुछ इलाके तक पेट्रोलिंग की अनुमति दी थी, लेकिन वो वहाँ तक नहीं है जहाँ पर हम लोग पहले थे। तो वो स्थिति जैसी की जैसी बनी हुई है डेप्सांग के अंदर और डेप्सांग के आसपास के इलाके के अंदर। तो ये सिचुएशन अब तक चल रही है। और जब गलवान हुआ तो उसके बाद बातचीत में आपने देखा कि मिलिट्री कमांडर्स लेवल की बातचीत हुई, नीचे मिनिस्टर लेवल की एक आध बार शायद बातचीत हुई, लेकिन समिट लेवल बातचीत नहीं हुई थी। रिसेंटली जो एससीओ की समिट हुई उसके अंदर मोदी जी गए थे और मोदी जी ने जी जिनपिंग जी से मुलाकात की और उसके अंदर कुछ ये जो मैंने कहा कि एग्रीमेंट हुआ कि भाई कुछ और हम लोग चीज़ों को देखेंगे जिसमें कि ट्रेड की बात है, आने जाने की बात है, फ्लाइट्स की बात है, इस तरह की बातचीत है। यहाँ तक तो है बैकग्राउंड की बात। अब आ जाएं इस बात पर कि जहाँ पर हम लोग इस चीज़ को एनालाइज करना चाह रहे हैं, चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो पेंटागन की रिपोर्ट है, उसमें जो चीज़ें आई हैं, उसको हमें भारत को किस तरह से देखना चाहिए। तो पेंटागन की रिपोर्ट हर साल आती है, तो इस साल जो उन्होंने रिपोर्ट दी है जो कि शायद 25 दिसंबर 2025 में आई थी, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों की चर्चा की है। लेकिन जो हमारे भारतीयों को सबसे ज़्यादा फोकस में रखने वाली चीज़ है, वो है कि उसमें ये दर्शाया गया है कि अरुणाचल प्रदेश को इस बार की रिपोर्ट में पहले दिन 3 चीज़ों को जिसको वो कोर इंटरेस्ट मानते रहे हैं, ताइवान, साउथ चाइना सी और सेंकाकू आइलैंड्स, इनके ऊपर हमेशा उन्होंने अपना कहा था कि हमारे कोर इंटरेस्ट के एरियाज हैं। इस बार अरुणाचल प्रदेश को, जिसको कि वो लोग साउथ तिब्बत बोलते हैं, उस कोर इंटरेस्ट के एरिया में शामिल कर दिया है। अब ये कोर इंटरेस्ट की बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं जी, बहुत ज़रूरी कि है ये। हाँ, और ये कोर इंटरेस्ट क्या होता है? तो कोर इंटरेस्ट जिस तरह से कि डिफाइन किया गया उनके द्वारा, खुद स्वयं के द्वारा, एक जिस पर कि कोई कॉम्प्रोमाइज संभव नहीं है, अच्छा, चीन अब ऑन विच अरुणाचल के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, कोर इंटरेस्ट on में which रहेगा। no compromise is possible. Point number one. हुँ, Point number two, where use of force is considered justified, यानी कि जहां पर सेना का इस्तेमाल जो है, सेना का प्रयोग जो है, वो जस्टिफाइड माना जाएगा चाइना के द्वारा। और तीसरी बात जो है, एंड वेयर द एंटायर स्टेट मशीनरी इज मोबिलाइज्ड, अ होल ऑफ नेशन अप्रोच इज अलाउड इन दैट सिचुएशन। इसका मतलब है कि जहां पूरे के पूरे चाइना की सारी मशीनरी, यानी कि चाहे वो सैन्य हो, इकोनॉमिक हो, साइबर हो, स्पेस हो, कुछ भी हो, वो सब लगाने की अनुमति या पॉलिसी के अंदर वो शामिल है। और जो पेंटागन है उसके द्वारा जो है, जो परिभाषा है, उसमें ये कहा गया है कि चाइना जो डिफाइन करता है अपनी कोर इंटरेस्ट को, उसमें 3 मोटी बातें हैं। पहली बात, कंट्रोल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि जो चाइना की मुख्य वहां की रूलिंग पार्टी है, उस इलाके पर उसका पूरा का पूरा, चाइना का पूरा कंट्रोल हो। नंबर 2, जिस इलाके में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके, कोर इंटरेस्ट का एरिया है तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना कर सकता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, वो है सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। आई रिपीट, सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ये जो विकासवादी नीति जो बोलते हैं, इस इलाके में उनके विकास को वो जस्टिफाइड मानते हैं। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है, इसके अंदर ये सब चीजें अब उनकी पॉलिसी के तहत आ जाती हैं। पहली, मैंने जहां कहा कि ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज इज पॉसिबल, यानी कि जहां किसी भी प्रकार के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, जहां यूज ऑफ फोर्स जो है, यानी कि आर्मी का इस्तेमाल जस्टिफाइड माना जाएगा। तीसरी बात, जहां पूरा देश की जो जितनी भी मशीनरी है उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और पेंटागन के अनुसार
कंट्रोल ऑफ सीसीपी यानी कि पूरा कंट्रोल चाइना का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाइना के द्वारा, और सोवरेनिटी यानी कि उस देश की प्रभुसत्ता, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी कि भूगोलीय विस्तार विकास, विस्तार। विस्तार, ये चीजें शामिल हो गई अब टल्ला साहब अरुणाचल माफ कीजिए, प्रदेश के अंदर। बीच में रोक रहा हूं। नई परख के दर्शकों के लिए इसका तो सीधा मतलब ये निकलता है, बिल्कुल संक्षेप में और बिना किसी हेर फेर के अगर बात कही जाए तो ये है कि चीन ने कागज पर युद्ध की तकरीबन घोषणा कर दी है, क्योंकि भारत अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, अभिन्न हिस्सा है भी। अरुणाचल प्रदेश नाम से ही जाहिर है। इससे पहले भी चीन अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल चुका था, अपनी तरफ से वो एक दूसरे नाम से उसको बुलाता है। अरुणाचल में 20-22 जगहों के नाम भी चीन ने बदल दिए थे, जी उसका हाँ। भी उसने चीन ने उसका प्रकाशन कर दिया था उसका। तो इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि केवल अब हमला करना ही बाकी रह गया है, उसकी पूरी पेशबंदी चीन ने कर ली है। अब उन्होंने इस चीज को मतलब बिल्कुल पेपर पे डॉक्यूमेंटरीली और जी। पूरी वर्ल्ड के सामने इस बात को रख दिया है कि ये इलाका हमारा है और इसको हम हर मायने से, हर तरीके से लेने की हर कोशिश को करने के लिए प्रयास करेंगे। जी। तो ये जो आखिरी बात है टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ये हमें ले जाता है उस दिशा में कि जहां यूज ऑफ फोर्स, जैसे उन्होंने कहा, जस्टिफाइड है और एंटायर स्टेट मशीनरी मोबिलाइज की जा सकती है। तो इसके लिए अभी हमें सिर्फ ये बोल देने से कि हमारे जो पूरा अरुणाचल है वो हमारे भारत का भाग है, या हम इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इस तरीके के रिएक्शन से काम नहीं चलने वाला है। अब हमें इसका पूरा एक नेशनल लेवल पर पूरा समुचित विश्लेषण करके और पूरी समुचित तैयारी हमें करनी पड़ेगी। उसके अंदर आपकी सैन्य तैयारी भी है, अपने इलाके के डिफेंस की सिक्योरिटी की तैयारी भी है, उस इलाके के लोगों के लिए क्या करना है वो भी है, उसमें इकोनॉमिक क्या हमारी इंटरवेंशन है या क्या कंट्रोल है वो भी देखना पड़ेगा, और किस तरह से हम ये जो एक तरह से पॉलिसी और प्लान है चाइना की, उसको कार्यान्वित होने से तब तक हम रोकें जब तक कि हमारी तैयारी पूरी ना हो जाए, और उसके बाद किसी भी हालत में इस पर कार्रवाई को सफल ना होने दें। उसके लिए जितनी भी सेना की शक्ति बढ़ाना है या तैयारी करना है वो सब हमको करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़ा कार्यभार है, चीन से लड़ाई की तैयारी करना। मतलब मोटे तौर पर समझ ये है कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले फौजी तौर पर मजबूत है, मोटी समझ ये है, बारीक बात तो आप बताएंगे। और चीन के मुकाबले भारत उतना मजबूत नहीं है। अगर चीन और भारत की टक्कर हो तो उसमें हाथ चीन का भारी रहेगा। पहले भी सन 62 में भी जब युद्ध हुआ था, हालांकि तब तो भारत इतना तैयार नहीं था, तब भी चीन का हाथ भारी रहा था भारत के ऊपर। तो ये जो कार्यभार है, ये जिम्मेदारी है भारत सरकार के ऊपर, ये तो बहुत संगीन और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इतना फौजी तैयारी करना कि अगर चीन से कुछ दिनों बाद युद्ध हो सके तो इस युद्ध में चीन का डटकर मुकाबला किया जा सके और उसकी जितनी भी डिजाइन है, जो भी उसके इरादे हैं, उन इरादों को नाकाम किया जा सके। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन ये भी है कि अगर बिल्कुल एक प्योरली मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किया जाए तो ये भी माना जा सकता है कि कोई 1 साल में 2 साल में इस तरह की कार्रवाई चीन के द्वारा देखने की आशंका कम है। तो जो कार्रवाई होगी उसमें कुछ समय तो उसको लगेगा, वो धीरे धीरे अपनी चीजों को, अब जैसे पहले डॉक्यूमेंटरीली किया है, फिर कुछ और कार्रवाई करेगा, फिर कुछ इनकर्शन करेगा, फिर कुछ क्लेम करेगा, फिर कुछ और चीजें बढ़ाएगा, फिर जिस तरह से ताइवान के आसपास वो अपनी सैन्य एक्सरसाइजेस को लगातार करता जा रहा है, चीजों को बढ़ाता जा रहा है, इस तरह से करेगा, और उसके बाद शायद पूरी कार्रवाई को करने का वो प्रयास करे। लेकिन हमें देखना ये भी है कि ये जो इलाका है अरुणाचल का, पहली बात तो पूरा पहाड़ी इलाका है, तो इसमें लड़ाई लड़ना इतना इजी नहीं है।
हालांकि पहले चाइना की जो सेना थी, जब तक कि गलवान की बात भी हुई तब तक भी हाई ऑल्टीट्यूड में चाइना की सेना लड़ने के लिए उतनी सक्षम नहीं थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, अब रिसेंटली उन्होंने विशेष तरीके की मिलिट्री एक्सरसाइजेस का काम शुरू किया है, जिसके अंदर हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज विद लेस ऑक्सीजन के अंदर एक्सरसाइजेस उन्होंने शुरू की हैं। आई रिपीट, हाई ऑल्टीट्यूड विद लेस ऑक्सीजन के इलाके में उन्होंने अपने लड़ाई की तैयारियों की जो एक्सरसाइज है उसको शुरू किया है। तो ये जो एक बड़ी कमी थी उनके पास, इसको वो पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, बात ये भी है कि जो पूरा अरुणाचल का इलाका है वो ताइवान से कहीं ज्यादा बड़ा है, और मेरे हिसाब से जिस तरह की चाइना तैयारी बार बार कर चुका है और जिस तरह से उसका कोर इंटरेस्ट पहले से ज्यादा ताइवान की तरफ रहा है, तो शायद वो ताइवान को पहले कब्जे में ले, जिससे कि उसकी शक्ति और बढ़े और उसकी जो वहां से अगर इस तरफ वो करता है तो वहां से जो उसको दिक्कत पेश आ सकती है उसको कम करे। तो हिज फर्स्ट, मेरे हिसाब से साउथ चाइना सी और ताइवान को उसको पहले अपने को निपटाना एक उसकी प्रायोरिटी में, स्ट्रेटेजिक प्लान में शामिल होना चाहिए नॉर्मल तरीके से, ताकि जब वो यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाए तो वो वहां की कार्रवाई की वजह से उसमें रुकावट या उसमें दखलंदाजी ना कर पाए या ना करें या ना कर सकें। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि अभी अभी बीच में इतना समय है कि भारत पूरी तैयारी कर सके। मेरे हिसाब से अगर हम बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली उसको एनालिसिस करते हैं तो इतना हमें देखना चाहिए, लेकिन चाइना के बारे में बिल्कुल लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ थॉट करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी चीजों के बारे में किसी को पूरा अंदाजा नहीं रहता है। बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा गोपनीय रहती हैं, और जो चीजें छन के बाहर आती हैं या जो चीजें खबरें बाहर आती हैं वो पूरी मुकम्मल नहीं होती हैं। तो एक और बात दिमाग हालांकि में आती है, यहाँ पर एक और बात आती है कि ताइवान पर कब्जा करना तो चाइना के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ताइवान को तो पश्चिम की सुरक्षा भी प्राप्त रही है पहले, और पश्चिम नहीं चाहेगा कि चीन ताइवान के ऊपर कब्जा करके जो उनका मातृभूमि की एकता वाला नारा जो है कि सारी मातृभूमि को हमें एकजुट करना है, इस नारे पे, तो ताइवान पे कब्जा करने में तो चाइना को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वगैरह का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी बात सही है, वहां करने के लिए भी करना पड़ेगा, अपना साउथ चाइना सी में भी करना पड़ेगा, और सेंकाकू आइलैंड में भी करना पड़ेगा, और इसी तरह से किसी हद तक तो अरुणाचल में करने के लिए भी बाकी लोगों का एक रिलेशनशिप का मायना बीच में आएगा। जो आपका क्वाड है और जो बाकी चीजें हैं वो किस तरह से एक्टिवेट होंगी और कितनी एक्टिवेट होंगी उसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड जब बना, जब उसकी जो परिवेश था थोड़ा सा अलग था, अभी कुछ उसकी डेवलपमेंट्स में कुछ अलग तरीके की डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें कितना इंडिया को सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो इसको एक दोबारा असेसमेंट करना जरूरी है। अच्छा, फौजी दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या वास्तव में भारत अभी या एक साल बाद, मैं एक साल का समय लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि चीन जब किसी काम को करना चाहता है तो भले ही ऊपर से ना देखे लेकिन अंदर उसकी रफ्तार काफी तेज होती है। आपने कहा भी कि बहुत से काम वो गोपनीय तरीके से करता चला जाता है। क्या एक वर्ष का ऐसा समय कि भारत इतनी फौजी तैयारियां कर सकता है जो चीन के मुकाबले टिक पाए? देखो साहब, मेरे हिसाब से पहली बात तो यह है कि जहां तक डिफेंसिव लड़ाई का सवाल है, तो डिफेंसिव लड़ाई में भारत ने अपनी क्षमताएं काफी अच्छी बना रखी हैं। इतना आसान नहीं होगा चीन के लिए, ये कहना बड़ा आसान है कि हम अरुणाचल प्रदेश को अपना कोर इंटरेस्ट का एरिया मानते हैं और उसको हम अपना कब्जा करना चाहते हैं। कहना और करना बहुत अलग बात है। कितनी भी बड़ी सेना हो, आखिरकार पहाड़ों में लड़ने के लिए इजी नहीं होता है। हम लोग ये कहते हैं कि प्लेन्स में अगर लड़ना हो और अगर 100 आदमियों से लड़ना पड़े, तो जो
अपना दुश्मन है उसको 100 आदमी से लड़ने के लिए 300 आदमी की आवश्यकता पड़ती है प्लेन के इलाके में। और जहां पे इलाका आ जाता है पहाड़ी का इलाका, तो वहां पे ये जो रेशियो है ये और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और कई कई जगह तो ये कहा जाता है कि 1:10 की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 100 आदमी को हराने के लिए 1000 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर दूसरी चीजें भी शामिल हैं अभी, कि पहले अगर सिर्फ लड़ाइयां होती थी तो इस तरह की रेशियोज चलती थी। अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ गई है, जिस तरह की मिसाइल्स हैं और जिस तरह की बाकी चीजें हैं, उसके हिसाब से जो है ये रेशियो को कुछ कम भी किया जा सकता है। प्लस जैसा मैंने कहा कि चाइना ने हाई अल्टीट्यूड के अंदर लेस ऑक्सीजन वाले इलाके के अंदर जो प्रैक्टिस की है, तो उससे भी उनको थोड़ा फायदा होगा। लेकिन ये सब कुछ कर लें तब भी मैं मानता हूं कि एक सीधा रन ओवर अरुणाचल के ऊपर से दौड़ के निकल जाना संभव नहीं होगा। लड़ाई में किसी भी तरह से वो पूरे अरुणाचल को ले ले, ये मुझे नहीं लगता कि संभव होगा। भारत की सेना काफी हद तक सक्षम है और भारत की सेना ने पिछले कुछ समय के अंदर अपनी क्षमताओं को थोड़ा और बढ़ाने का प्रयास किया है और उस प्रयास के अंदर हर तरीके की तैयारी है, जिसके अंदर की फोर्स स्ट्रक्चर की इम्प्रूवमेंट भी है। और जो कहा गया है कि थिएटराइजेशन भी हो रहा है, अभी हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसका प्रोसेस जारी है, शायद हो जाएगा। और उसके अलावा जो हथियार हैं उसमें भी काफ़ी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन जितनी चाइना के पास है उसके मुकाबला करने के लिए हमें और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और वो अब जो टाइम आ गया है, वो ऐसा टाइम आ गया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इस वक्त अब आने वाली लड़ाइयाँ हैं, उनको पहले हम बोलते थे कि नॉर्मल वॉर, फिर आ गया कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर, और अभी आ गया है कि ऑल डोमेन वॉरफेयर। अब ऑल डोमेन वॉरफेयर के अंदर लैंड, एयर, सी ये तो चलता ही था, इसके साथ साथ अभी स्पेस भी जुड़ गया है, साइबर भी जुड़ गया है, ड्रोन्स भी जुड़ गए हैं, मिसाइल्स भी जुड़ गई हैं, और स्पेशल जो फोर्सेस हैं वो जुड़ गई हैं। तो अभी कॉम्प्लेक्स हो गया है मामला। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी आइदर फॉर चाइना और फॉर एनीबडी एल्स टू बी एबल टू कंडक्ट अ वेरी स्विफ्ट वॉर एंड बी एबल टू कैप्चर लार्ज एरियाज, वेदर इट इज अरुणाचल प्रदेश और एनी अदर प्लेस। नहीं, हाँ, ये बात एक ठीक है दिक्कत आपकी। जरूर है हमको। हाँ जी। हमको एक दिक्कत थोड़ी सी ये है कि जब ये गलवान वाली कार्रवाई हुई उसके बाद हमारी काफी फौजों को हमको लद्दाख में लगाना पड़ा है। अभी हमारी वो वहां पे सेनाएं लगी हुई ही हैं, वहां से हम उनको वापस नहीं ला पाए हैं। तो हमें जो अभी सेनाएं हैं हमारी, उनको इस तरह से रिस्ट्रक्चर थोड़ा करना पड़ेगा, जिससे कि इस तरह की अगर कार्रवाई होती है तो हम उसको पूरी अच्छी तरीके से रोक पाए। और इसकी लद्दाख में पूरी इतनी तैयारी सेनाएं चलती है। लगी हुई हैं, हाँ, जब इसकी लद्दाख में। तैयारी चलती है, थोड़ी एक्सरसाइज भी चलती हैं। और मुझे लगता है कि अपनी सेफ्टी और सेफगार्ड करने के लिए क्षमता शायद हिंदुस्तान तैयार कर पाएगा। थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर होगा, लड़ाई होगी तो नुकसान जरूर होगा, और नुकसान दोनों तरफ होगा। हो सकता है उधर थोड़ा कम हो, हमारा थोड़ा ज्यादा हो जाए, बिकॉज उनके पास शायद ज्यादा हथियार हो। लेकिन कह देना आसान है, कर पाना मुझे नहीं लगता इतना ईजी होगा। नहीं, जैसे लद्दाख में जब इतनी सेना लगी हुई है, उसके बावजूद हमारे पास ये खबरें आती हैं कि लद्दाख में चीन ने 3 काउंटीज बना ली हैं अपनी। उन 3 काउंटीज के उनके अपने नाम भी हैं। वहां पर उसने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर लिया है। काउंटी का मतलब ही ये है कि वहां पर वो अपने दफ्तर बना रहा है, अपनी पुलियाएं बना रहा है, अपने अपने कर्मचारियों को रख रहा है, पूरा उस इलाके का नियंत्रण उसके हाथ में है। यानी जब चीन ने वहां तक अपनी काउंटियां बना ली हैं, इसका मतलब वहां तक तो वो आ ही गया है। अब हाँ वो जी। इससे पीछे नहीं जाएगा, जाएगा तो उसके आगे ही जाएगा। तो एक तरफ तो लद्दाख की तरफ से ये पुश है चीन का, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पे हमारा कोर इंटरेस्ट हो गया है। तो इसकी इसके इसके सवाल पे पूरा पूरा युद्ध करना, पूरा राष्ट्रीय प्रयास करना, ये हमारे लिए जायज है। अपने आप को दुनिया को बता रहा है कि जायज है, हम ये काम करेंगे और इस पे सीपीसी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण होना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। और इस सबको वो ताइवान पे कब्जे के साथ जोड़ के देख रहा है, पूरा उसका एक प्रोजेक्ट है। अगर वो अपनी मातृभूमि जो बटी हुई है उसके कहने के अनुसार उसको एकजुट करना चाहता है, तो उसके उस पूरे लक्ष्य में एक तरह से देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भी उसने शामिल कर लिए हैं। तो ये तो भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है।
देखो साहब, अब चुनौतियां बढ़ेंगी हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, और जिस तरह से, एक तो हमारी इकोनॉमी का बढ़ना एक फैक्टर है, लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो है यूएस चाइना की जो आपस की कॉन्फ्लिक्ट है, हम्म, जो राइवलरी है। हालांकि दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं लेकिन जो इनका एक दूसरे के साथ कंपटीशन है कि कौन वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा, कौन नंबर वन पावर बनेगा, वो एक बड़ा इशू है। उसकी वजह से हिंदुस्तान दोनों तरफ से दब रहा है। दब क्यों रहा है कि इधर अगर अमेरिका की तरफ जाता है तो चाइना अरुणाचल प्रदेश को कोर इंटरेस्ट मान लेता है, दूसरी चीजों में तंग करने की कोशिश करता है। अगर उधर जाते हैं तो इधर से टैरिफ लगा देता है। तो एक अमेरिका का इकोनॉमिक नेशनलिज्म की पॉलिसी बहुत जबरदस्त अभी चली है। इधर चाइना अपनी कंसोलिडेशन और जो पूरी वर्ल्ड की डोमिनेशन का उसका एक प्लान है पूरा 2049 तक, कि वर्ल्ड पावर में हर तरह से हम नंबर वन होंगे। हमारी मिलिट्री भी, हमारी इकोनॉमी भी, हमारे फाइनेंसेस भी, हमारा कंट्रोल भी, हमारे बेसिस भी जितने अमेरिका के उससे ज्यादा होंगे, जिस दिशा में चाइना ऑलरेडी कार्रवाई कर रहा है। अगर आप देखेंगे, मलक्का स्ट्रेट्स की जितनी भी इलाके थे उसके आसपास इन्होंने सब जगह बेस बनाने शुरू कर दिए हैं चाइना ने। अभी आपने और भी खबर सुनी होगी कि बांग्लादेश के अंदर भी चाइना ने मुनीरलाल हाट के अंदर जो है एक बेस के लिए उन्होंने लोगों को भेजा था कि देख करके आओ वहाँ किस तरह से। हालांकि बाद में कहा गया कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन वो जिस इलाके में जाकर के उन्होंने कार्रवाई की थी, वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव इलाका है हिंदुस्तान के लिए, जो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, तो वहां पे है वो। और इधर से अमेरिका भी चाहता है कि वो बेस बना ले। तो अमेरिका ये चाह रहा है कि हिंदुस्तान चाइना के साथ ना हो, चाइना चाह रहा है कि हिंदुस्तान अमेरिका के साथ ना हो, और हिंदुस्तान चाह रहा है कि मैं अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर लूं। ये तीनों तरफ से हम लोग खिंच गए हैं। और अभी मुझे लगता है कि अब हम अगले अपने चर्चा के विषय को ले सकते हैं कि इससे आगे मतलब पाकिस्तान या बांग्लादेश या और क्या, किस तरह से हम करेंगे, क्या देखना पड़ेगा हमें। देखिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम लोग इस चर्चा के इस मुकाम पे पहुंच गए हैं जब हम अपने दूसरे विषय को लें। एक अमेरिकी थिंक टैंक ने ये भविष्यवाणी की है कि 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का अंदेशा तो हवाओं में हमेशा ही रहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की जो एक छोटी सी झड़प हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसको छोड़ के 71 के बाद कोई युद्ध तो हुआ नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और जो ऑपरेशन सिंदूर का जो छोटी सी झड़प भी है, वो भी एक तरह से कई तरह के राजनयिक विवादों में घिरी हुई है। तो आप इस अंदेशे को लेकर या इस अंदेशे को किस तरह देखते हैं? अब मैं इस तरह को इस तरह से देखता हूं कि ये जो है युद्ध से ज्यादा युद्ध के बारे में डराने वाली चीजें हैं। हम्म, क्योंकि पाकिस्तान अभी युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएगा इतनी जल्दी मुझे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हालत है बहुत कमजोर है। पाकिस्तान की जो सेना है वो उधर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उस तरफ, और अफगानिस्तान की जो उसकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ज़बरदस्त, वहाँ उसकी प्रॉब्लम्स हैं। सिंध बलूचिस्तान में उसकी प्रॉब्लम चल रही हैं। मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर उसको अभी कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो पूरा का पूरा पाकिस्तान एक तरह से डिस्टर्ब्ड है एक तरफ से। दूसरी तरफ से अब जो ये जो हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको हमारे नहीं, मैंने कह रहा हूँ कि मतलब हमारे इलाके में जो आके काम करते हैं पाकिस्तानी, जो लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद है, बाकी हैं, इनके तरफ भी अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि इनको और ज्यादा थोड़ा प्रमोट किया जा रहा है कि तुम लोग और कार्रवाई करो। और सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर जो मेरी नज़र में है, वो है असीम मुनीर। हम्म, असीम मुनीर के बारे में बहुत से लोग बहुत कुछ बातें करते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, हम्म, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ
जिस तरह से असीम मुनीर चल रहे हैं वो एक बहुत अलग तरीके से उन्होंने अपनी चीजों को प्रोग्रेस किया है। एक तो सिंदूर के बाद तुरंत उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करा लिया। उसके बाद तुरंत उन्होंने अपने आप को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बनवा लिया। ये पहले कभी नहीं हुआ। और पाकिस्तान के अंदर बहुत से मिलिट्री कमांडर्स ने प्रेसिडेंट बने हैं, रूल किया है, सब कुछ किया है, लेकिन इस तरह की बातचीत कभी नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है। और तीसरी बात है कि उन्होंने अपने आप को पूरी लाइफ के लिए हर तरीके की कार्रवाई से इम्यूनिटी के लिए अपना अप्रूव करा लिया है। इसके साथ साथ वो व्यक्ति 2 बार अमेरिका जाकर के और ट्रंप से बातचीत करके आता है। 1 to 1 बातचीत होती है। Normally, America does not give so much of importance and visibility to a military leader. लेकिन हुआ। और बड़ी बात यह भी हुई कि ट्रंप ने कहा कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है। इधर वो चाइना गए, उधर से उन्होंने चाइना से अपने एग्रीमेंट्स किए हैं कि नए नए साजो सामान ले लिए जाएं। J-10 है, J-15 है, स्पेस की फैसिलिटीज हैं, एयरफोर्स की फैसिलिटीज हैं, आर्मी के लिए फैसिलिटी है, और नेवल शिप्स की भी उन्होंने बातचीत की वहां पे। तो एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी टैटर्स में है और जिसके पास एक ही क्षमता है प्रोडक्शन की, सिर्फ आतंकवाद के अलावा कुछ प्रोड्यूस कर नहीं सकता है वो। ऐसा देश जो दोनों राइवल हैं, अमेरिका और चाइना, उन दोनों से बेनिफिट एक साथ ले पा रहा है। और इधर जो मिडिल ईस्ट में हम लोगों ने काफी तरक्की की थी, पहले अपने रिलेशंस को हमने इंप्रूव किया था और पाकिस्तान को वहां पे प्ले डाउन करने में हम सफल रहे थे। वो सिचुएशन को भी थोड़ा सा उसने चेंज किया है असीम मुनीर ने जाकर के। तो मुझे लगता है कि असीम मुनीर अभी ज्यादा पावर अपनी कंसोलिडेट करेगा, अपने इंटरनल सिचुएशंस को थोड़ा और ठीक करेगा। अभी उसको जो इमरान खान वाला मामला है उसको मेरे को लगता है कि वो कुछ समय के अंदर उसको निपटा देगा और अपना सिस्टम जो है अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद जाकर के वो कहीं सोच सकता है, जब उसके पास हवाई जहाज आ जाए चाइना से, हवाई जहाज आ जाए अमेरिका से, मिसाइल आ जाए, बाकी चीजें आ जाएं, फिर वो सोच सकता है कि मैं हिंदुस्तान के प्रति कुछ कार्रवाई करूं। लेकिन उससे कि पाकिस्तान कोई कह दे, कोई थिंक टैंक बोल दे 1 साल में, मुझे अभी 1 साल में कुछ ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं नजर आ रही है। लेकिन असीम मुनीर ने एक और चीज क्या की है कि उसने, आपको याद, ऐसे ही बांग्लादेश का और शेख हसीना मामला हुआ, तो उसके बाद जो डीजी ISI है इसका अपना पाकिस्तान का, उसके साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा था बांग्लादेश के अंदर। और उसके बाद से लगातार वहां पे ISI के लोग बने हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर से वो अलग अलग फैक्शन से, अलग अलग सेक्टर से एंटी इंडिया आवाज को उठवा रहे हैं। वहां पे ज्यादा रेडिकलाइजेशन की तरफ, राइट विंग की तरफ जो जा रहे हैं, और जिस तरह से जेनजी को भी उस तरफ ले जा रहे हैं, और जिस तरह से अब जो है यूनिस की भी कुर्सी अब खतरे में है। और मैडम जिया तो रही नहीं, 2 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया है। उनका बेटा जो है रहमान वहां आ गया है, उसके ऊपर वो काफी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं थ्रू अमेरिका। तो ये जिस तरह की सिचुएशंस बन रही हैं हमारे लिए, चाइना जो है पाकिस्तान में जाके अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है हमारे खिलाफ, हमको चाहे वो डराए, धमकाए या एक्शन ले, उसके लिए बांग्लादेश में भी कार्रवाई कर रहा है। और उसी तरह से उसने अपना अरुणाचल प्रदेश को कोर इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो हमारी गोलबंदी को, घेराबंदी को, इस तरह की कार्रवाई चाइना के द्वारा की जा रही है। हमें इसके लिए सबसे पहले अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर मुझे लगता है कि हमारी देश की सरकार को थोड़ा सा और गहन चर्चा करके अच्छी स्ट्रेटजी और बनानी चाहिए, जिससे कि हम कोई भी किसी भी प्रकार की लड़ाई को ना होने दें। दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल और द फर्स्ट प्रायोरिटी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वो होना चाहिए हमारा। और साथ साथ पे हमारी मिलिट्री की तैयारियां भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम लोग अपना
किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे चाइना से हो, और कुछ अभी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि बांग्लादेश से भी कोई छोटी-मोटी हरकत हो सकती है। हो सकती है। और साथ में चौथी फैक्टर है आपका जो टेररिज्म है। और पांचवा फैक्टर जो है, हमने एक बहुत गलत किसी तरह से जाने-अनजाने जो कार्रवाई हो गई है हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सोसाइटी डिवाइड हो गई है। हुँ। दिस होल ऑफ नेशन अप्रोच जब हम लेकर के चलना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि पूरा देश कोहेसिव हो, पूरा देश हमारे साथ चले। उसके अंदर छोटी-छोटी चीज़ें अभी जो हुई हैं, वो उस दिशा से अलग हैं, उसको भी हमको सुधारना चाहिए। तो अभी हमें तैयारी करनी चाहिए चाइना के लिए, हमें तैयारी करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, हमें तैयारी करनी चाहिए बांग्लादेश के लिए, और हमें तैयारी करनी चाहिए एंटी टेररिज्म के लिए, और हमें अपनी चीज़ों को इंटरनली सुधारना चाहिए, इकोनॉमी को अच्छा सुधारना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। बहुत ही अच्छा विश्लेषण और बहुत ही सुंदर और बिल्कुल स्पष्ट उपसंहार आपने इस चर्चा का किया कि हम किस-किस मौके पर नए साल में हमें तैयारी करनी चाहिए, वरना खतरा सिर पर मंडरा रहा है। देर-सवेर चीन के साथ भी युद्ध हो सकता है और पाकिस्तान के साथ अगर अभी नहीं, तो पाकिस्तान की डिज़ाइन पाकिस्तान का के मंसूबे तो पूरे हैं ही कि किसी न किसी तरह भारत को या तो बांग्लादेश की तरफ से नुकसान पहुँचाया जाए या पाकिस्तान की तरफ से उसको नुकसान पहुँचाया जाए। इसका मतलब है कई मोर्चे खुले हुए हैं। अ, समाज के स्तर पर भी मोर्चा है, सामाजिक राष्ट्रीय एकता मजबूत होनी चाहिए। ये जो विभाजनकारी ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, ये जो लगातार देश में बाँटने की मुहिम चला रही हैं, इन ताकतों को भी कमज़ोर करना, इन ताकतों की भी रोकथाम होनी चाहिए। और दूसरे रक्षा सेनाओं को मजबूत करने के स्तर पर जैसा कि आपने कहा भी है और मेरे पास भी सूचनाएँ हैं, काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और विदेश नीति के सवाल पर भारत का मामला काफ़ी ढीला हुआ है पिछले दिनों। हम लोग पूरे दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले थोड़ा अकेलेपन के शिकार हो गए हैं, जो जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये सब बातें हमें मजबूत करनी चाहिए। नए साल पर पहले हफ्ते में इतना सुंदर विश्लेषण, ये विश्लेषण पूरे साल हम लोगों के लिए एक प्रकाश रेखा की तरह काम करेगा और हम लोग इस विषय पे बार-बार आपके पास आएँगे, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप नई परख के दर्शकों से मुखातिब हों। जी। एक पॉइंट रह गया है इसमें जी, अभय जी, ज़रूर, ज़रूर। ज़रूर जोड़ें आप। कि हाँ, एक पॉइंट ये रह गया है कि हम लोग हमारा एक बहुत करीबी देश जो है नेपाल रहा है, जी। बल्कि हमारा एक तरह से छोटा भाई रहा है बिल्कुल। हुँ, और अब वहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही हैं, हुँ, उसको भी हमें आकलन में ले लेना चाहिए। हुँ, वहाँ पे काफ़ी रिलीजियस कन्वर्सेशन भी हो रहे हैं, और काफ़ी वहाँ पे जो आपस की उनकी कोहेज़न थी वो ख़राब हो गई है, और वहाँ पे कोई भी एक दल, दूसरा दल, तीसरा दल कोई भी कंट्रोल में नहीं है। हुँ, वहाँ पे भी जनजी की कार्रवाई आपको पता है हो चुकी है, जी। और एक तरफ से वहाँ पे जो पुरानी मोनार्की है, वो लोग चाहते हैं कि वापस मोनार्की को रीइंस्टीट्यूट कर दिया जाए, हमारे पास सत्ता आ जाए। एक दल चाहता है हमारे पास आ जाए, दूसरा दल चाहता है हमारे पास आ जाए, तीसरा दल चाहता है हमारे पास आ जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ज़ेनज़ी वाले हैं, वो चाहते हैं कि हम भी अपना रोल प्ले करें। तो एक बहुत ही विकट स्थिति नेपाल में है, जिसमें कि जो वहाँ पे अच्छे लोग हैं, और जो अच्छा चाहते हैं नेपाल का, खुद नेपाली जो लोग हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट करके नेपाल के अंदर भी एक अच्छी सत्ता आए, उसके लिए जो भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। वरना हमारे लिए वहाँ पर भी जो हमारे देश हैं, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, वहाँ पे उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है और इन्फ्लुएंस है, बढ़ता जा रहा है। और उस पे कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि हमारे सरकार को उस पे भी ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से मैंने अपने उपसंहार में कहा भी कि जो दक्षिण एशिया में भारत के देश हैं, इसमें नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश अ, और ये पूरा इलाका है। पाकिस्तान तो है ही हम लोगों का शत्रु देश है, खुलेआम शत्रु देश है, तो दिन-रात शत्रुता की बात करता रहता है। तो विदेश नीति के मोर्चे पे अपने आप को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है और इन देशों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। रक्षा नीति के मोर्चे पे बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है और सामाजिक नीति के मोर्चे पे भी हमें मजबूती की ज़रूरत है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना होगा ताकि आतंकवादी हस्तक्षेप ना कर पाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद मेजर जनरल डॉक्टर दिलावर सिंह और इतनी सुंदर बातचीत के लिए, इतने सुंदर विश्लेषण के लिए। बिल्कुल, सब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं हम लोगों के सामने। जो
पेंटागन की रिपोर्ट से और एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट से जो दिमाग में जिज्ञासाएं पैदा हुई थी, उन जिज्ञासाओं को आपने संतुष्ट किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आगे भी नई परख पे जब तक हम आपको निमंत्रित करें तो आप आएं, अपना कीमती समय हमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। जी, जय हिंद। जी, जय हिंद।